हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं सर्किल का लेक्चर नंबर 2 जो कि हमने कल पढ़ा हुआ था। वृत्त के लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने क्या किया था, इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जाने थे और इसके कुछ बेसिक वाले थ्योरीज जानी थी, थ्योरम जानी थी हमने, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। और हमने कहा था कि आगे वाले वीडियो में हम लोग इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी बताएंगे, जिनमें से आज हम लोग इसे कुछ प्रॉपर्टी आज बताएंगे। देखो, सबसे पहले हमने क्या कहा था कि एक प्रॉपर्टी जो शुरुआत में थी वो हमारी छूट गई थी, उसका फिगर नहीं था हमारे पास, तो हमने वो आज आपके लिए बनाया हुआ है। देखो क्या थी उसमें, क्या लिखा था कि वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। ये वाली जो प्रॉपर्टी थी उसका फिगर उस समय नहीं था हमारे पास, है ना, क्योंकि हमने बनाया नहीं था। अब देखो इसमें बनाया क्या है कि यहाँ पर हमारे पास देखो ये वृत्त है एक, इसका केंद्र क्या है ओ, ठीक है। यहाँ पर ए बी और सी डी ये दो क्या है, समान जीवाएं हैं। अगर ये 4 सेंटीमीटर की तो ये भी 4 सेंटीमीटर की होगी, है ना। अगर ऐसी कोई भी दो जीवा और होती या 3 और होती जिनकी लंबाई समान हो, यानी कि समान जीवा हो, तो केंद्र पर वो कोण जो बनाएंगी ना वो भी क्या होगा, समान होगा। क्यों? क्योंकि जीवा की जितनी लंबाई होगी कोण वो उतना ही बना पाएगी, है ना। अगर वो उससे ज़्यादा बड़ी होगी तो कोण उसका बदलेगा। लेकिन अगर जीवा की लंबाई 4 है, फिक्स है, ये सारी की सारी जीवाएँ अगर बराबर होंगी तो केंद्र पर उनके द्वारा जो कोण बनाया जाएगा वो कोण भी कैसा होगा, बराबर होगा। ठीक है, ये नहीं कि ये सामने सामने है तो हम लोग इसको शीर्षाभिमुख कोण बोल दे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण तो बराबर होते ही हैं, लेकिन अगर मान लो ये यहाँ ना होकर के थोड़ा सा साइड में होता, ठीक है, या फिर यहाँ कहीं कोई जीवा होती, यहाँ पर कोण बन रहा होता है ऐसे, है ना, तो वो भी क्या होता है, इसके बराबर होता है। क्यों? क्योंकि इस जीवा की लंबाई जो है वो समान है। जब जीवा की लंबाई समान होती है तो उसके कोण भी क्या होते हैं, समान हो जाते हैं। ठीक है, केंद्र पर जो कोण बनते हैं वो समान होते हैं। तो एक ये प्रॉपर्टी हो गई, है ना। इसके बाद हमारे पास दो प्रॉपर्टी और थी, वो आपको बतानी है, वो आज में देखना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, अगर कोई चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज का मतलब होता है एक ऐसा चतुर्भुज जिसको एक सर्किल के अंदर बनाया गया हो। ठीक, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का कोण 180 अंश होता है। देखो ये चक्रीय चतुर्भुज हमारे पास एक ये दे रखा है ABCD, है ना। इसके सम्मुख कोण मतलब आमने सामने वाले कोण जो होते हैं उनका योग क्या होता है, 180 होता है। यानी कि कोण हमारा जो कोण B और कोण D इन दोनों का जो योग होगा वो कितना होगा, 180। वैसे ही हमारा कोण A और C है, इसका भी योग क्या होगा, 180 होगा। ये प्रॉपर्टी होती है वृत्त की। ठीक है, इसको आप हम लोग हमेशा कभी भी सवालों में कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि इसके जो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं, ठीक है, उनका योग क्या होता है, 180 होता है। यानी कि हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कोण A प्लस कोण C बराबर 180, ये लिख सकते हैं, या फिर कोण B प्लस कोण D बराबर 180 लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास प्रॉपर्टी हो जाती है एक, है ना। अब इसकी एक प्रॉपर्टी और है हमारे पास, वो देख लेते हैं ध्यान से, फिर इसके बाद हम लोग एक नए चीज़ के बारे में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये 3rd नंबर प्रॉपर्टी देख लो, ये क्या है। इसमें कह रहा है यदि दो परस्पर वृत्त, जैसे कि हमारे पास दो सर्किल दे रखे हैं, ठीक है, और इनके जो हमको केंद्र नहीं पता है ना, मान लो इसके केंद्र नहीं पता है, ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं। ये दोनों वृत्त क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को देखो कट कर रहे हैं, यानी कि प्रतिच्छेद कर रहे हैं। इनके केंद्र हमको पता करने, तो केंद्र पता करने के लिए देखो तरीका क्या होता है कि इसकी जो कॉमन वाली साइड है, ये कहने का मतलब है इसकी जो उभयनिष्ठ जीवा है, ये यहाँ पर हमने क्या किया, एक PQ एक जीवा खींच दी। ठीक है, PQ क्या है, एक जीवा है जो कि इस वृत्त के लिए भी ही जीवा है और ये वाले वृत्त के लिए भी जीवा है। ठीक है, हमको इन दोनों वृत्तों के अगर केंद्र नहीं पता तो हम लोग क्या करेंगे, इस जीवा का समद्विभाजक करेंगे। समद्विभाजक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जीवा के एक बिंदु पर रख करके प्रकाल की नोक रखते हैं और एक चाप इधर और दूसरा चाप इधर कट करते हैं। फिर इसके दूसरे वाले पॉइंट पर भी हम लोग क्या करते हैं, प्रकाल की नोक रख के एक चाप इधर और दूसरा चाप इस तरफ काटते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, स्केल की हेल्प से इन दोनों कट को मिला देते हैं हम लोग। ठीक है, इन दोनों कट को हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो कहने का सेंस ये है कि जब हम लोग इन दोनों के जो केंद्र होते हैं वो क्या होते हैं, इसी जीवा पर ही स्थित होते हैं। ठीक है भाई, इस ये जो जीवा है, जीवा का हम लोग समद्विभाजक करेंगे तो जो लाइन बनेगी, ठीक है, इस लाइन पर ही क्या होते हैं, इन दोनों वृत्तों के जो केंद्र होते हैं वो होते हैं। ठीक है, अब इसको ध्यान से पढ़ लो। यदि दो वृत्त परस्पर दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये देखो दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं ना, P और Q पर, तो उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित होते हैं। तो ये जीवा जो है इसके लंब समद्विभाजक हम लोगों ने किया, समद्विभाजक किया, तो ये समद्विभाजक पर ही क्या होते हैं, इनके केंद्र स्थित होते हैं। जैसे हमारे पास ये C1 हो गया और ये C2 हो गया, ये क्या है, इसी समद्विभाजक पर स्थित है। ठीक है, तो ये हमारा केंद्र जो है वो क्या है, इसी समद्विभाजक पर स्थित है। ये इसकी प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी ज़्यादा काम आती नहीं है, लेकिन ये प्रॉपर्टी है, इसलिए हमने इसको बताया है ताकि कुछ भी मिस ना हो, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, अब देखो इतना सब हो गया, प्रॉपर्टीज़ हमने सारी पढ़ ली, काफ़ी कुछ हमने कल पढ़ी थी, 2-3 हमने आज पढ़ी हैं, और इतने सब के बाद आज हम पढ़ने वाले हैं वृत्त की स्पर्श रेखा के बारे में, यानी कि टेंजेंट ऑफ सर्किल के बारे में। ठीक है,
अब देखो देखो, वृत्त की स्पर्श रेखा से रिलेटेड हम लोग 2 से 3 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। 3 कॉन्सेप्ट क्या क्या है? वृत्त और एक रेखा, इनको लेकर के हमारे पास 3 स्थिति बनती है। उन तीनों स्थिति को हम लोग पढ़ेंगे, जो कि आपके सामने लिख रखी है, केवल समझाना है आपको। देखो ध्यान से, क्या है नंबर 1 हमारे पास क्या है? जब वृत्त तथा रेखा में कोई उभयनिष्ठ बिंदु ना हो। कहने का मतलब ये है कि ये हमारे पास एक वृत्त है और एक रेखा दी हुई है, ठीक है। तो इस रेखा को इस स्थिति में क्या बोलेंगे? जब ये ना तो वृत्त को काट रही हो, ना ही इसको टच कर रही हो, है ना। तो इस स्थिति में वृत्त को हम लोग क्या बोलते हैं? अप्रतिच्छेदी रेखा। अप्रतिच्छेदी रेखा का मतलब होता है नॉन इंटरसेक्टिंग या फिर न्यूट्रल लाइन, ठीक है। इसको हम लोग न्यूट्रल लाइन भी बोल सकते हैं या फिर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन बोल सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अप्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। इस स्थिति में क्या होती है? अप्रतिच्छेदी रेखा होती है, क्योंकि ये वृत्त को कहीं से भी छू भी नहीं रही है, ना ही कट कर रही है, ठीक है। इसलिए क्या है? न्यूट्रल लाइन है। और दूसरी स्थिति क्या होती है? जब क्या कर रही हो? वृत्त को ये एक लाइन जो है 2 बिंदुओं पर काट रही हो। ये रेखा हमारे पास P और Q है, ठीक है। ये वृत्त को A और B बिंदु पर काट रही है, ठीक है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो इस स्थिति में हम लोग रेखा को क्या बोलते हैं? इस स्थिति में इस रेखा को हम लोग बोलते हैं छेदक रेखा। क्या बोलते हैं? छेदक रेखा। छेदक का मतलब होता है सीकेंट। क्या होता है? सीकेंट लाइन। ये कैसी है? सीकेंट है, ठीक है। सीकेंट के बारे में हमने कल वाले लेक्चर में बताया हुआ है आपको, सीकेंट क्या होता है, ठीक है। छोटे छोटे लेक्चर बनाए ताकि आपको देखने में आसानी हो और समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी जो है उसमें क्या है? थर्ड वाले में देखो क्या है। थर्ड वाले में क्या है कि यहाँ पर एक लाइन है PQ, जो कि वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर काटते हुए जा रही है या फिर एक बिंदु से स्पर्श करते हुए जा रही है, ठीक है। एक बिंदु से टच करते हुए जा रही है, ठीक है। इसमें क्या है? रेखा केवल वृत्त को एक ही बिंदु पर काटेगी, ठीक है। और जब एक बिंदु पर वृत्त को काटती है रेखा, तो उस रेखा को हम लोग बोलते हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा का मतलब होता है टेंजेंट। क्या होता है? स्पर्श रेखा का मतलब होता है टेंजेंट, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। टेंजेंट आपकी ये होती है स्पर्श रेखा, और जो काटेगी वो होती है सीकेंट यानी कि छेदक रेखा। और जो कुछ भी नहीं करेगी, छुएगी भी नहीं है, ना ही स्पर्श करेगी, ना काटेगी, ठीक है, उसको बोलते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा यानी कि न्यूट्रल लाइन या फिर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, ठीक। इसके बाद हमको जानना है कि जो स्पर्श रेखा होती है आखिर उसकी लंबाई कैसे निकाली जाती है, ठीक है। क्या जानना है? स्पर्श रेखा की लंबाई को कैसे ज्ञात करना है। हमने यहाँ पर एक फिगर बना रखा है आपके, देखो यहाँ पे, ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के लिए। ये एक वृत्त है, ठीक। अब देखो वृत्त की स्पर्श रेखा यहाँ पर जो PQ बनाई हमने, ठीक है। वृत्त की स्पर्श रेखा जो होती है ना, वृत्त के बाहर अगर कोई बिंदु है और वहाँ से स्पर्श रेखा खींची गई है, तो उस बिंदु से लेकर के जिस बिंदु पर वो वृत्त को स्पर्श कर रही है, उस यहाँ तक की लंबाई को, यानी कि यहाँ पर क्या है? QP है या फिर PQ, इसकी लंबाई को ही हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा की लंबाई, ठीक है। स्पर्श रेखा यहाँ पर क्या है? PQ है। स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है? PQ लंबाई हमको बतानी है, ठीक है। तो PQ की लंबाई बताने के लिए हम लोग यहाँ पर एक फॉर्मूला क्या करेंगे? फाइंड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो कैसे ज्ञात करना है। एक बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर स्पर्श रेखा कोई भी वृत्त पर खींची जा रही है, तो वृत्त के केंद्र से जो त्रिज्या जाती है ना, जैसे OQ यहाँ पर क्या है? वृत्त की त्रिज्या है, तो कभी भी वृत्त की स्पर्श रेखा पर हमेशा उसकी त्रिज्या जो होती है वो लंब होती है, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है आपको कि वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो हमेशा स्पर्श रेखा पर लंब होती है। इसका मतलब क्या? हमारे पास जो कोण OQP है या फिर PQO है, वो हमारा क्या? 90 डिग्री होगा, ठीक है। OQP बराबर कितना होगा? 90 अंश का होगा, ठीक है। ये हमारा 90 अंश का हो गया। इसका मतलब क्या है? ये जो हमारा त्रिभुज है OQP, ये क्या होगा? एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? त्रिभुज OQP में समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में हम लोग क्या करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ठीक है। हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करते हैं, और पाइथागोरस प्रमेय से ही हम लोग क्या करेंगे? स्पर्श रेखा की लंबाई याद करेंगे। अब पाइथागोरस प्रमेय तो हमको पता है कि क्या होती है? क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर। देखो इस वाले में क्या करेंगे? कर्ण हमारा क्या है? कर्ण हमारे पास हो जाएगा OP, क्योंकि ये लंब है ना, और ये आधार का काम करेगा, ठीक है। तो OP का स्क्वायर, OP हमारे पास क्या है? ये कर्ण हमारे पास क्या हो जाएगा? ये कर्ण का स्क्वायर बराबर, यानी कि OP का स्क्वायर बराबर लंब क्या है हमारे पास? OQ है। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार क्या होता है? हमारा PQ होता है। तो ये हो गया PQ का स्क्वायर, ठीक है। और हमें पता है कि PQ हमारा क्या है? PQ ही हमारी है स्पर्श रेखा की लंबाई, ठीक है। यही हमारा क्या? स्पर्श रेखा है। हमको PQ के लिए फॉर्मूला चाहिए, तो PQ को हम लोग इस साइड ले आए, इस यहीं रखेंगे, OQ को उधर भेज देंगे। तो PQ का स्क्वायर इज इक्वल OP का स्क्वायर माइनस OQ का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ हमारे पास ये स्टेटमेंट बन जाती है। इससे हम लोग क्या करेंगे?
स्पर्शरेखा की लंबाई को निकाल सकते हैं हमेशा हमेशा। ठीक है, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे हम लोग अगले वाले लेक्चर में शायद इसके क्वेश्चन भी करवाएंगे, बेसिक से पूरे क्वेश्चन बताएंगे। छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको दिक्कत भी ना हो देखने में और समझने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो क्या करना है देखो कि हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि अगर हमको ओ पी क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, पी क्यू की लंबाई फाइंड करनी है, तो क्या किया जाएगा, इसकी त्रिज्या और यहाँ से यानी कि केंद्र से लेकर के उस बिंदु तक की दूरी, ठीक है, हमको ये दोनों पता होनी चाहिए, तो हम लोग स्पर्शरेखा की लंबाई ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तीनों में से कोई दो चीज़ पता होंगे, हम हमेशा उसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी हम लोग करेंगे अगले वाले पार्ट में अपने। और हो सकता है कि आपको अब इसके जो व्रत के यानी क्लास 10 के जितने भी लेक्चर हैं वो लगातार मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और पढ़ते रहो। हमारा आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट जितने थे वो कर लिए हैं। अब हम आएंगे अगले वाले पार्ट में क्वेश्चंस को लेकर के। ठीक है, तो बेसिक समझाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि आप लोगों के लिए टॉपिक नया है, क्लास 10 में जो बच्चे आए उनके लिए टॉपिक नया है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके इसको आराम से पढ़िए। ठीक है, अब अगले वाले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इसके पूरे NCERT के जितने भी क्वेश्चन हैं हम उनको सॉल्व करेंगे। और हो सकता है कि हम लोग दूसरी बुक किताबों से भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला करके आप लोगों को दें। ठीक है, तो लगातार पढ़ते रहो, सीखते रहो कुछ ना कुछ नया। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मौज करो।